अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एंड गेजेस। अब तक हमने जितने भी गेजेस देखे या ट्रांसड्यूसर्स देखे उन तमाम में किसी न किसी सूरत जो है इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व थी। लेकिन अब जो हम गेजेस देखेंगे वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो एनालॉग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेशर देख लेते हैं। जो दो तरह के प्रेशर्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक तो ये एब्सोलूट प्रेशर, ठीक है, दूसरा गेज प्रेशर, और फिर थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमारे पास कोई लेट सपोज मीटर है, एनालॉग मीटर है, ठीक है, और इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है और यहाँ पर ये निडल लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये प्रेशर मेजर करेगा वो बियॉन्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस प्रेशर के ऊपर हम इसको इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो क्या हो, ज़ीरो शो हो रहा हो। ठीक है, ज़ीरो एटीएम शो हो रहा हो। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। जाहिर सी बात है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़ीरो तो नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। तो लेकिन जो हमारे जो गेजेस होते हैं उनको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कहाँ कैलिब्रेट करते हैं? ज़ीरो पे कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जब हम बियॉन्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? गेज प्रेशर का नाम देते हैं। तो आप ये बात कह सकते हैं कि जो एब्सोलूट प्रेशर होता है दैट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, गेज के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर हम गेज का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को अगर हम आपस में ऐड अप कर लें तो हमें क्या मिलेगा? एब्सोलूट प्रेशर मिल जाएगा, यानी कि प्रेशर फ्रॉम द ज़ीरो एल्टीट्यूड। ठीक है, सो this was some explanation for the gauge and atmospheric and absolute pressure, right? नेक्स्ट थिंग्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपको फार्मूला पता है। प्रेशर कैन बी यूज इन्फरेंशियली टू मेजर अदर वेरिएबल सच एज फ्लो एंड लेवल। तो हम प्रेशर को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लो और लेवल दोनों को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर फ्लो बढ़ा देंगे, फ्लो रेट, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर लेवल बढ़ जाएगा पानी का तब भी क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। सही है, क्योंकि हाइट में इजाफा हो जाएगा उससे। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनडायरेक्टली। प्रेशर प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, और जो प्रेशर है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने में भी इस्तेमाल करते हैं। सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर प्रेशर जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आप चले जाएं किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। ठीक है, तो प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में रिलेशन होता है, ये आपने इंटर वगैरह में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एनीवेज, फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द कंटेनिंग वेसल इक्वली एंड इन ऑल डायरेक्शन। आपको पता है कि अगर हम एक वेसल में फ्लूइड डाल दें तो जो फ्लूइड होता है वो इक्वली हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। सही है, जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सर्ट हो रहा होता है। नाउ आवर फर्स्ट गेज इज बोर्डॉन ट्यूब गेज। ठीक है, a device that senses pressure and converts the pressure to displacement। ये जो बोर्डॉन ट्यूब गेज होता है ये बेसिकली क्या होता है? ये ऐसी डिवाइस होती है जो कि प्रेशर सेंस करती है और उसे कन्वर्ट करती है प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर आप तीन तरह के प्रेशर गेजेस देख रहे हैं। जो पहला वाला है वो सी बोर्डॉन है, सेकेंड वन इज़ स्पायरल, थर्ड वन इज़ हेलिकल। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो है गेजेस हम इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका जो फंक्शन है वो हम जैसे देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे शॉर्ट शॉर्ट और फास्ट फास्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है इसमें, बस डायरेक्टली इसका जो स्ट्रक्चर है हमें बस वो देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें।
It is one of the most widely used instruments for measuring the pressure of liquids and gases of all kinds including steam, water and air। ठीक है, ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो गेज है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम स्टीम, वाटर और एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस ट्यूब शेप्स, कर्व्ड, सी शेप्ड, हेलिकल, स्पायरल। ठीक है, तो ये सी शेप मीन्स कर्व शेप। ठीक है, सो दिस इज सी शेप। द नेक्स्ट वन इज़ हेलिकल, दिस इज़ हेलिकल मीन्स स्प्रिंग की तरह का होगा, और ये स्पायरल होगा यानी कि जलेबी की तरह का होगा। ठीक है, ओके। In 1849, Eugene Bourdon, a French engineer, patented the Bourdon tube pressure gauge in France। सी शेप बोर्डॉन गेज अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली फिगर से ही समझा देता हूँ, और फिगर में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक लेट सपोज एक स्टीम टरबाइन वगैरह होगा, कुछ भी है, या फर्नेस है, वाट एवर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टीम जनरेट हो रही है। ठीक है, पानी है नीचे, पानी गर्म होगा तो स्टीम जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। सही है, और इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है क्या चीज़, ये एक सी टाइप बोर्डॉन गेज। ठीक है, और ये अटैच हुआ है इस ट्यूब के साथ। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिफॉन पाइप है। सही, इसको हमने सिफॉन पाइप के थ्रू अटैच किया हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक के साथ। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद देखें, ज़ाहिर है ये जो सिफॉन पाइप है इसको हमने आम तौर पे फिल किया हुआ होता है किसी लिक्विड से, यानी कि वाटर वगैरह से इसको हम फिल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी फिल्ड होता है, ताकि जब स्टीम का प्रेशर हो तो वो स्टीम प्रेशर किस पे अप्लाई करे, उस लिक्विड पे अप्लाई करे, यानी कि वाटर पे अप्लाई करे, तो वो वाटर आगे क्या हो, पुश हो। और ये पुश होता हुआ कहाँ से आएगा, इधर आएगा, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज़ सी शेप ट्यूब। ठीक है, दिस इज़ अ सी शेप हॉलो ट्यूब। जब स्टीम का प्रेशर अप्लाई होगा तो ये वाटर क्या होगा, आगे पुश होगा, और ये इस सी शेप ट्यूब के अंदर एंटर होगा, और क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर नॉर्मल अगर ये सी शेप इस तरीके का था तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मुमकिन है ये कुछ इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये वन है और ये सेकंड है, यानी कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हल्का सा स्ट्रेच होगा। ठीक है, इस तरह से। खैर मैंने तो काफ़ी बड़ा दिखा दिया है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, जब प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है अगर एक सर्कुलर चीज़ है सी शेप की है तो वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ द अप्लाइड प्रेशर जो कि उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा विजुअलाइज़ करें अपने जहन में कि अगर हमारे पास एक हॉलो सी शेप ट्यूब हो और उसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, एयर प्रेशर, तो क्या वो शेप सी शेप में ही रहने की कोशिश होगी, नहीं, वो चेंज होने की कोशिश होगी, वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, खैर अब होता क्या है कि जैसे ही ये स्टीम प्रेशर अप्लाई करता है इस वाटर पे, और ये वाटर आता है, और ये वाटर इस सी शेप को क्या करता है, थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप गौर करें यहाँ पर तो एक क्या है, टूथिंग सेक्टर है। ठीक है, एक पॉइंटर है, देखें ये पॉइंटर है, ये टूथिंग सेक्टर मौजूद है। ठीक है, और ये सेंटर में क्या है, एक पिनन मौजूद है। सही, तो ये जो पिनन और पॉइंटर, सॉरी पिनन और जो टूथिंग सेक्टर है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक गरारी वाला सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, यानी कि ये हल्का सा इस तरफ आएगा। ठीक है, बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा, तो ये जो ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म है इसका, ये जो आप बार देख रहे हैं छोटा सा पतला सा, ठीक है, ये इस टूथिंग सेक्टर को क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करेगा तो जो पिनन है वो क्या होगा, रोटेट होगा, यानी कि गरारी रोटेट होगी, और जैसे ही रोटेट होगी तो उसका अटैच हुआ हुआ जो निडल है वो भी क्या होगा, या पॉइंटर है वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा ये जो पाइप है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। जितना ये एक्सपेंड होगा तो ये कुछ इस तरह से है ना, ये यूँ है। ठीक है, और इसके साथ जो है
यहाँ से क्या अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म हो गया। यहाँ सेंटर में क्या है, एक गरारी मौजूद है। बहुत गंदी किस्म की ड्राइंग है बट मजबूरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये टूथिंग सेक्टर है, ठीक है। तो जैसे ही एक्सपेंड होगा तो इसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है, एक निडल मौजूद है। तो ये निडल क्या होगी, ये मूव हो जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो जितना ज़्यादा ये बाहर की जाने एक्सपेंड होगा, यानी कि स्ट्रेटन होगा, उतना ही ज़्यादा ये निडल जो होगी ये मूव हो जाएगी। इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रेशर अप्लाई किया स्टीम ने, वो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इस पाइप के ज़रिए, ठीक है, सिफॉन पाइप के ज़रिए, और फिर ये सी शेप यानी कि इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग ट्यूब में ये आ गया। जैसे ही इसमें आया प्रेशर, ठीक है, यानी कि वाटर जब इसमें एंटर होगा और फिर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये क्या होगा, ये स्ट्रेटन होगा, ये सी शेप वाला जो क्या कहते हैं एलिप्टिकल स्प्रिंग ट्यूब है, ठीक है। जैसे ही ये स्ट्रेच होगा वैसे ही जो ये आप निडल देख रहे हैं ये भी राइट साइड पे मूव होगी। जैसे ही राइट साइड पे मूव होगी तो क्या होगा, ये गरारी रोटेट हो जाएगी। जैसे ही रोटेट होगी ये निडल भी मूव होगी। तो ये डिपेंड करता है कितना ये प्रेशर अप्लाई हुआ, कितना रोटेट हुआ और कितनी निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। सो ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं प्रेशर के हिसाब से। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर रिपीट करी हुई होगी। द मूवमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर ऑन द ट्यूब, राइट। Since the outside pressure on the tube is atmospheric, the movement of the free end is a measure of the boiler pressure above atmospheric। सिंपल सी बात है, जो इसका फ्री एंड है वो ये इंटरनल वाला है, दिस इज़ फ्री एंड, ये इसका फिक्स्ड एंड है, ठीक है। ये मूव हो सकता है, ठीक है, इट इज़ मूवेबल, ये स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है, यानी कि गोल शक्ल में वापस आ सकता है और थोड़ा सा ये स्ट्रेटन भी हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ मूवेबल, ठीक है। या इसको हम फ्री एंड कह सकते हैं। The pressure gauge is connected with the boiler steam space through a U-tube siphon. The U-shaped siphon pipe contains water which fills the Bourdon tube. Okay. The pressure of the steam acting through the water on the inside of the tube tries to straighten the tube that makes the free end to move. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं सी शेप बोर्डॉन गेज के। बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेजेस वर्क वेरी वेल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस, particularly those involving medium to very high pressures. They are simple in construction, which keeps them inexpensive and easy to use. Boron tubes also offer superior linearity and can be accurate up to plus minus 0.1%, making them suitable for precision measurements. Right? Limitations क्या है इसकी? दे लैक द सेंसिटिविटी फॉर हाईली एक्यूरेट रीडिंग्स एट लो प्रेशर, ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर लो होगा तो फिर उसके ऊपर इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो ट्यूब है वो फिर स्ट्रेट नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मॉडरेट से हाई प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बोर्डॉन ट्यूब्स कैन आल्सो रिस्पॉन्ड स्लोली, सो एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग रैपिड प्रेशर फ्लक्चुएशंस आर नॉट आइडियल, ठीक है। Also, like all analog gauges, बोर्डॉन ट्यूब्स कैन नॉट मेक एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, इसमें हम एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर सकते, इससे हम सिर्फ गेज प्रेशर मेजर करते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू स्टेरेसिस, ठीक है। हो सकता है कि जब ये ट्यूब जो है वो स्ट्रेच हुई भी हो, ठीक है, या स्ट्रेटन हुई हो, तो उसमें स्टेरेसिस यानी कुछ देर तक वो स्ट्रेट रहे, उसको अपनी वापस ओरिजिनल सी शेप में आने में थोड़ा टाइम लगे, तो ये उसके लिए हिस्टेरेसिस हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बहुत तेज़ जहाँ फ्लक्चुएशन हो प्रेशर में वहाँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे आर सेंसिटिव टू शॉक्स एंड वाइब्रेशन, डेफिनेटली जब शॉक वाइब्रेशन होगा तो जो निडल है वो चूँकि मैकेनिकली अटैच हुई हुई है तो वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एम्पलीफिकेशन इज़ अ मस्ट एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द बोर्डॉन ट्यूब इज़ लो। तो इसमें जो है हम एम्पलीफिकेशन करते हैं क्योंकि जो फ्री एंड जो बोर्डॉन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है वो लो होती है, तो वो ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म आपने देखा था गरारी और वो क्या कहते हैं जो मेटालिक जो निडल थी, तो इनके मेटालिक आर्म था, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है उस क्या कहते हैं जो बोर्डॉन ट्यूब था, ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट को वो एम्पलीफाई कर रहा होता है, सही है। तो बहुत कम भी अगर स्ट्रेटन हो सी शेप जो ट्यूब है तो वो उसको एम्पलीफाई करके दिखा रहा होता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एम्पलीफिकेशन से क्या मुराद है यहाँ पर। ये इसका एम्पलीफिकेशन मैकेनिज़्म है, ठीक है। इसमें ये जो आप आर्म देख रहे हैं
ठीक है, दिस आर्म एंड दिस टूथिंग सेक्टर एंड दिस पिनन विथ पॉइंटर, दिस इज़ द एम्पलीफिकेशन मैकेनिज्म। ये हल्का सा भी मूव होगा तो यहाँ पर जो गरारी है, ठीक है, ये ज़्यादा मूव हो जाएगी, यानी कि इसके नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हल्का सा मूव हुआ ये, तो ये नंबर ऑफ टीथ अगर 4 5 6 भी अगर रोटेट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये निडल जो होगी ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर देगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशन इन दिस केस। ओके, इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिसिशन मेजरमेंट। ज़ाहिर सी बात है, चूंकि इसमें स्टेरिसिस है, इसीलिए जब आप बार बार रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स को या मेजरमेंट्स को तो वो प्रिसाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइप है स्पायरल टाइप बोल्डॉन गेज। ठीक है, अब स्पायरल टाइप में हमें कोई ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ तो हमने वो निडल और पिनन वगैरह इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये पूरी पूरी जो है स्पायरल शेप ट्यूब ही मौजूद है। ठीक है, तो इसमें जब प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली प्रेशर अप्लाई होगा, लिक्विड अंदर जाएगा और क्या करेगा, इन तमाम जो स्पायरल्स हैं हर एक को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली एम्पलीफिकेशन हो जाती है। मींस हल्का सा भी जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस हो जाती है, निडल जो होती है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन आ रही है वो हर ट्यूब में आ रही है। मींस आउटर सर्कल में भी, इसके बाद फिर इनर में भी, उसके इनर में भी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर वेरिएशन हो प्रेशर की, यानी कि लो प्रेशर मेजरमेंट में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। Okay, the spiral Bourdon tube makes a few windings in one plane around the fixed shaft of the pointer. When the tube is uncoiled by the pressure, the free end will have a larger displacement compared to C-shaped tube. ठीक है, तो जैसे ये अनकॉयल होगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है जी, पॉइंटर की। द मोर वाइंडिंग्स द लार्जर द डिस्प्लेसमेंट विल बी। और डेफिनेटली अगर आप वाइंडिंग बढ़ा दोगे, ठीक है, स्पायरल अगर आप बढ़ा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज़ देयरफॉर नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। व्हेन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इज करेक्टली डिटरमाइंड फॉर अ सिलेक्टेड मेजरिंग रेंज, द पॉइंटर शोज अ फुल डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल। जब इसको हम सही से कैलिब्रेट कर लेते हैं तो आपको एक ख़ास वैल्यू ऑफ प्रेशर पे आपको फुल डिफ्लेक्शन स्केल की शो हो जाती है। Using a fixed link avoids transmission losses due to friction or backlash in the transmission mechanism। अब चूंकि यहाँ पर हमने कोई ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म इस्तेमाल नहीं किया, उसमें ना ही गरारी है ना ही कोई आर्म है, तो इसमें कोई बैकलैश मौजूद नहीं है, यानी कि अगर गरारियाँ घिस जाएँ, ठीक है, तो उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाती है, तो फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है ये क्या कर रहा है, प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है टू द निडल। तो इस केस में जो बैकलैशेस वगैरह हैं वो ओमिट हो जाते हैं, ठीक है, या अवॉइड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इससे जो है जो एक्यूरेसी होती है और जो सेंसिटिविटी होती है प्रेशर गेज की वो बढ़ जाती है। सही है, और जो बार बार हमें रिकैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होती, इनफैक्ट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हिस्टेरेसिस इसमें भी मौजूद होगा। बैकलैश इज़ मेनली कॉज्ड बाय wear ऑन द टीथ ऑफ द गियर्स विद वाइब्रेशंस एंड pulsations, राइट। फॉर लो प्रेशर रेंजेस द स्पायरल इज मेड ऑफ अ फ्लोट ओवल ट्यूब while a round tube is being used for the high pressure ranges। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ट्यूब की जो शेप है, ठीक है, जो स्पायरल ट्यूब की शेप है, इस पर भी डिपेंड करता है कि इसको हम लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर हाई प्रेशर के लिए। अगर हम जो ट्यूब है उसको अगर हम सर्कुलर बनाते हैं तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ओवल शेप में बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये ट्यूब इस तरह से होती है ओवल शेप में, तो इसको हम लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हाई प्रेशर के लिए और ये लो प्रेशर के लिए। सही है, इनके ज़ाहिर सी बात है जो दोनों का जो ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है स्ट्रक्चर का, उससे प्रेशर अप्लाई करने पर इंटरनल उनमें जो डिफॉर्मेशन होगी या जो स्ट्रेटनिंग होगी वो डिफरेंट लेवल की होगी। ठीक है, the use of spiral Bourdon tubes is consequently more likely in the high pressure ranges, which cannot be measured with the C-shaped tube because the wall thickness of the tube would be too large so that the tip movement is too small to have sufficient accuracy।
ठीक है। तो जो स्पायरल जो बोर्डन ट्यूब होता है इसको हम हाई प्रेशर रेंजेस के लिए मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं रादर देन यूजिंग द सी शेप ट्यूब, क्योंकि इसमें जो वॉल की थिकनेस वगैरह है, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो इसकी शेप है अगर सर्कुलर है तो हम इसको हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और जाहिर सी बात है इसमें जो है मूवमेंट भी जो है वो बहुत थोड़ी सी हो रही है, यानी कि हल्का सा, ये जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर इसकी शेप सर्कुलर है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कम होगी हाई प्रेशर पे, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्यूब। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ये ओवल शेप का है तो कम प्रेशर के ऊपर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है। और अगर ये सर्कुलर शेप का है तो फिर ज़्यादा प्रेशर के ऊपर ये कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके। सो इट डिपेंड्स। और फिर वॉल की थिकनेस क्या है वो भी डिसाइड करती है कि कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट टाइप है हेलिकल टाइप या बोर्डॉन गेज। ठीक है। ये थर्ड टाइप है। द हेलिकल बोर्डॉन ट्यूब हैज सेवरल टर्न्स वाइंडिंग्स इनटू अ हेलिक्स। The number of coils can vary from 2 or 3 to many S20. They can be equipped with or without a transmission mechanism. ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हेलिक्स भी मौजूद है इसमें, और ये ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म भी मौजूद है। ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म हो भी सकता है मौजूद और नहीं भी हो सकता है, ये अवॉइड भी कर सकते हैं इसको आप। अगर आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए तो ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप सिर्फ हेलिक्स इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ हेलिक्स है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 2 से 3 भी हो सकते हैं और 20-30 भी हो सकते हैं। तो जितना आप नंबर ऑफ़ हेलिक्स बढ़ाएंगे उतना ही इसका साइज़ भी बढ़ेगा और उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। विथ 2 to 3 वाइंडिंग्स एज शोन इन पिक्चर द मेजरिंग रेंज विल रादर बी स्मॉल। ठीक है। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 2 से 3 अगर हेलिक्स मौजूद हैं सिर्फ, तो इसकी रेंज क्या होगी, कम होगी, कम प्रेशर की रेंज को ये मेजर करेगा। ठीक है। क्योंकि जो फ्री एंड है इसकी मूवमेंट कम होगी। सही है जी। Having 16 to 20 windings, a larger measuring range becomes possible without the need for a transmission mechanism because the movement of the free end is large enough on itself. ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ़ हेलिक्स बढ़ा देते हैं या नंबर ऑफ़ वाइंडिंग बढ़ा देते हैं तो हमें इस ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ हेलिक्स कम होते हैं। 2 से 3 अगर होंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बट अगर ये 20-30 होंगे तो फिर हमें इस ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही एम्पलीफाई कर देगा प्रेशर को और आउटपुट के ऊपर जो निडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी। When using a transmission mechanism, less movement of the free end is required, which leads to less stress in the बोर्डॉन ट्यूब। जाहिर सी बात है अगर आप ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और कम प्रेशर के ऊपर ही आपका जो डिफ्लेक्शन है वो शो हो जाएगा। इसका मतलब आपने ट्यूब के ऊपर कम प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रेस कम है, उसके डैमेज होने के जो ख़तरा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। ट्यूब का द फटीग लाइफ इज़ देयर फॉर इम्प्रूव व्हेन कंपेयर टू द सी शेप बोर्डॉन ट्यूब। तो सी शेप के मुकाबले में जो आई मीन हेलिकल टाइप जो बोर्डॉन गेज है, ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है फटीग लाइफ, फटीग मीन्स कि इसमें यानी कि डैमेजिंग कब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका जो मटेरियल है कब डिफॉर्म होगा। ठीक है। या वियर आउट होना शुरू हो जाएगा, या उसमें परमानेंट चेंजेस अकर होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रेच हो चुका होगा। तो जो फटीग लाइफ है हेलिकल टाइप बोर्डॉन गेज की वो कंपेयर टू द सी शेप बोर्डॉन ट्यूब वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म भी होता है और ये हेलिकल भी होता है। ठीक है। तो कम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो है ये एम्पलीफाई कर देंगी एक तरह से प्रेशर को। द मेजरमेंट रेंज however is not only determined by the number of findings but also by the diameter, the wall thickness and the type of the material from which the boron tube is manufactured। सिंपल सी बात है, जो मेजरमेंट की रेंज है, कितना प्रेशर आप मेजर कर सकते हो कहाँ से लेके कहाँ तक, वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, वाइंडिंग है। ठीक है। डायामीटर है ट्यूब का, वॉल की थिकनेस है ट्यूब की। ठीक है। और मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है। सही है जी। तो यानी कि नंबर ऑफ़ वाइंडिंग्स कितनी है, ठीक है जी, डायमीटर कितना है, उसकी ट्यूब का वॉल की थिकनेस क्या है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, जो रेंज है प्रेशर का वो डिटरमाइन करती है कितना मेजरमेंट कर सकेगा आपका डिवाइस। ठीक है जी।
Having more windings also increases the total volume of the Bourdon tube, which acts as a buffer for fluctuation in the process pressure. ठीक है, हैविंग मोर वाइंडिंग्स आल्सो इंक्रीज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बोर्डॉन ट्यूब। जाहिर सी बात है, अगर आप क्या करोगे, वाइंडिंग बढ़ा दोगे तो बोर्डॉन ट्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी होगा, और वो क्या कि अगर फ्लक्चुएशन आती हैं तो उन फ्लक्चुएशंस को ये जो वाइंडिंग्स हैं ये एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि आगे ट्रांसमिट नहीं होने देंगे। जितने ज़्यादा वाइंडिंग्स होंगे उतना ही ये ज़्यादा क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा, यानी कि फ्लक्चुएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इन दिस वे फ्लक्चुएशंस आर बेटर एब्जॉर्ब्ड एंड द पॉइंटर विल रिमेन स्टेबल। ठीक है, इससे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, पॉइंटर जो होता है आपका वो स्टेबल रहता है। ड्यू टू द हेलिकली शेप डिज़ाइन दिस टाइप इज़ मोर रोबस्ट दैन द स्पायरल टाइप। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस डिज़ाइन इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर लार्ज मेजरमेंट रेंजेस अप टू 7000 बार। ठीक है, ये रेंज है इसकी जो कि हम मेजर कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट लार्जर ओवर प्रेशर्स आर परमिसिबल, और हम इससे ज़्यादा प्रेशर भी मेजर करने के काबिल हैं, हम इसको ओवर प्रेशराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। The accuracy of this type of gauge is normally found around ±1%। ठीक है जी, तो अच्छा जी, तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है बेलोज। ठीक है, so what are bellows? Bellows are thin walled metallic cylinders with deep convolutions of which one end is sealed and the other end remains open। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ अ बेलो, इसमें ये कॉन्वोल्यूशंस आप देख रहे हैं, यानी कि जो ग्रूव्स हैं दीज आर कॉन्वोल्यूशंस। ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशंस हैं, तो इसका जो एक एंड है वो सील्ड है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंड जो आप देख रहे हैं ये सील्ड है, दिस इज सील्ड एंड, और जो एक एंड है आप यानी कि इनपुट वाला, ठीक है, ये ओपन है। उसका मतलब यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो बेलो है ये क्या होगा, चूँकि इसमें कन्वोल्यूशन है, स्प्रिंग टाइप का है ये, तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। यहाँ पे आप शक्लें भी देख रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल जो अवेलेबल हैं बेलोस की। ये देखें, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है यानी कि नॉर्मल कंडीशन है, और ये देखें ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, ये वाला दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें एक एंड जो है वो फिक्स्ड है यानी कि सील्ड है, और दूसरा जो है हमारे पास वहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आप देखें जो हमारे पास सील्ड एंड है वहाँ से क्या अटैच हुआ हुआ है, एक निडल अटैच हुई हुई है, तो जैसे ही ये डिस्प्लेस होगा आगे तो ये क्या होगा, निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितना प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा इस बैलो की जो लेंथ है उसमें इजाफा होगा, और उतनी ज़्यादा जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। राइट, अच्छा जी, द क्लोज्ड एंड कैन मूव फ्रीली वाइल द ओपन एंड फिक्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो क्लोज्ड एंड है यानी कि ये वाला एंड ये आराम से मूव हो सकता है, फ्रीली मूव हो सकता है, लेकिन जो ओपन एंड है वो क्या है, वो फिक्स हुआ हुआ है, वो मूव नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज़ फिक्स्ड एंड। Bellows gauges excel in low pressure applications and have the accuracy and sensitivity for precise measurements। ठीक है, इनमें इनका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो लो प्रेशर एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लो प्रेशर के लिए, और इनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो प्रिसाइज होती हैं। मीन्स बार बार रिपीट करेंगे आपको आउटपुट तकरीबन सेम मिलेगा। Bellows gauges contain an elastic element that radially expands and contacts the to respond to pressure changes। ठीक है, ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, अगर प्रेशर आप डालोगे ज़्यादा तो एक्सपेंड हो जाएगा, प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, द इंटरनल बेलोज इज़ connected to a pointing device so that subtle movements due to pressure fluctuations are indicated on the pressure calibrated scale on the dial। ठीक है, हल्का फुल्का भी सपल मूवमेंट भी होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा किसके ऊपर, कैलिब्रेटेड स्केल डायल पे। ठीक है, थ्रू निडल। बेलोज गेजेस आर रगेड एंड रिलायबल विद लो स्टेरेसिस। ये रगेड होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, रिलायबल होते हैं, काबिल भरोसा होते हैं, यानी कि बहुत लंबे अरसे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका हिस्टेरेसिस जो होता है वो लो होता है, यानी कि प्रेशर जैसे ही आप डालेंगे एक्सपेंड हो जाएगा, जैसे ही रिमूव करोगे ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक बोर्डॉन ट्यूब्स बेलो गेजेस आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड शॉक। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि मैकेनिकल है इसीलिए अगर वाइब्रेशन या शॉक्स वगैरह होंगे तो
ये सेंसिटिव होंगे, यानी कि जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी या वाइब्रेट होगी, स्टेबल नहीं रहेगी। दे ऑफर एक्यूरेसी अक्रॉस वाइड रेंज एट अ गुड प्राइस, ठीक है, कम कीमत में ये आपको ज़्यादा बड़ी रेंज में एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। ब्रास, फॉस्फर, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, बेरिलियम, कॉपर एक्सेट्रा ये हम इस्तेमाल करते हैं जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ब्रास भी यूज़ करते हैं, फॉस्फर, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील वगैरह हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप प्लास्टिक वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, रबर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स विच वी यूजुअली यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज bellows. Okay, so this was the end of our transducers section. Now only one chapter is remaining. So I hope कि मैं inshallah as soon as possible I will cover that one within a single lecture inshallah. ठीक है? So till then, Allah Hafiz.